Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने एनटीपीसी का 12th लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले 11 लेक्चर हो चुका है। जिन्होंने अभी तक पिछला 11 लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाएं और देखें। उनके लिए आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम या ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जाइए और देखिए, एवं ये जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ उसको भी पेशेंस बनाकर देखें और लास्ट तक देखें। मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक इस वीडियो से, इस लेक्चर के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से आपको मिलेगा। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारी तरफ से जो भी रेगुलर अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी यूरोपीय क्लब की ओर से फुटबॉल खेलने वाले भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो ये मोहम्मद सलीम जी थे, जो कि यूरोपीय क्लब की ओर से फुटबॉल खेलने वाले प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप प्रथम खिलाड़ी थे। ये 1936 में सेल्टिक एफसी की ओर से खेले थे। सेल्टिक एफसी की ओर से 1936 में ये खेले थे। इनका उपनाम द इंडियन जगलर था। क्या नाम था इसका उपनाम? द इंडियन जगलर। ये भी याद कर लीजिएगा। इन्होंने अपने यूरोपीय प्रवास से पहले 1930 के दशक में कलकत्ता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की ओर लगातार 5 फुटबॉल लीग खिताब दिलाने की मदद की थी। एवं ये जो थे ना आपका मोहम्मद सलीम जी, ये काफ़ी गरीब घर से बिलोंग्स करते थे। कोलकाता से एक छोटे गांव से ये बिलोंग्स करते थे और काफ़ी ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग्स करते थे। उसके बाद से ये यहाँ अपना प्रतिभा दिखाकर स्कॉटलैंड तक अपना परचम लहराया। तो सोचिए, अगर जो इंसान का पैसेंस हो, धैर्य हो एवं उनका मेहनत हो, हार्डवर्क हो, तो वो कोई भी चीज़ को पा सकता है। बस इंसान के पास वो उस लेवल का डिज़ायर होना चाहिए। तो भाई आप लोग भी अपना जो भी आपका डिज़ायर है वो दृढ़ संकल्प जो भी है उसको हम मजबूत कर रखिए, और कुछ भी है करना है तो कर देना है, बस कबाड़ देना है। एनटीपीसी है ना, तो उसको कबाड़ देना। बस ये दृढ़ संकल्प जिस दिन आपके माइंड में हो गया ना, तो आपके लिए कोई भी चीज़ छोटा नहीं रहेगा। तो बस ये आपके मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ और ज़्यादा तो बोलना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। माउंट कंचनजंगा है, ये जो माउंट कंचनजंगा क्या है? तो ये तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ठीक है, इसका जो ये माउंट कंचनजंगा है, इसका कुछ भाग नेपाल तथा कुछ भाग सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट के बाद यह हिमालय पर्वत की श्रेणी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद यह हिमालय पर्वत के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब देख लीजिए विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,850 मीटर है, आप लोग सब जानते होंगे। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो K2 है। ठीक है, जिसका ऊंचाई 8,612 मीटर है। और तीसरी ये कंचनजंगा है, जिसका 8,598 मीटर है। कंचनजंगा जो है वो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये था आपका माउंट कंचनजंगा के बारे में। एवं और जो भी सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में बता दिया, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, तो ये सब इसके बारे में फैक्ट्स था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 2015 को मुख्य कंपनी गूगल से अलग बनाने वाली दूसरी कंपनी कौन है? तो ये कंपनी का नाम अल्फाबेट इंक है। गलती से यहाँ कैलिको पे हो गया था, इस पर ध्यान नहीं देना आपको। अल्फाबेट इंक है, जो कि 2015 के मुख्य कंपनी गूगल से अलग बनाने वाली दूसरी कंपनी है। जो अल्फाबेट इंक है एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका गठन अक्टूबर 2015 में किया गया था। और ये पेरेंट कंपनी है गूगल के, और कई अन्य कंपनी जो पूर्व गूगल के थे, अधिकार क्षेत्र में थे, इससे ये अलग हो गए हैं। इसकी स्थापना हुआ था आपका ये अल्फाबेट इंक का, ये कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में हुआ था। इस कंपनी के प्रमुख गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज, आप सब लोग जानते होंगे, और सार्गे ब्रिन थे। ठीक है, तो ये था आपका अल्फाबेट इंक के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बाहर किस स्थान पर पानी का साक्ष्य प्राप्त किए हैं? तो ये मंगल ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर पानी का साक्ष्य प्राप्त किए हैं। तो ये जो नासा के मंगलयान ने सितंबर 2015 में, ठीक है, सितंबर 2015 में मंगल ग्रह पर किसी तरल पदार्थ के बहने पे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त किए थे।
ठीक है। तो ये तो 2015 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन दिया गया था। तो अब इस क्वेश्चन का उतना भूमिका नहीं रहेगा एग्जाम में, तो इसको उतना माइंड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय नाभिकीय भौगोलिक शास्त्री के सम्मान में ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पुनः नामकरण इनके नाम पर किया गया था? ये क्वेश्चन में थोड़ा इरर है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर टाइप किया गया ना उसमें इरर है, मैं सही करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, किस भारतीय नाभिकीय भौगोलिक शास्त्री के सम्मान में ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पुनः नामकरण इनके नाम पर किया गया था? तो ये होमी जहांगीर भाभा के नाम पर किया गया था। ये जो होमी जहांगीर भाभा थे, वर्ष 1966 में भाभा की मृत्यु हो गई। उसके बाद ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का 22 जनवरी 1967 में को पुनः नामकरण भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। ठीक है, भाभा एक भारतीय नाभिकीय भौगोलिक शास्त्री थे, आप लोग सबको पता होगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें नाभिकीय प्रोग्राम का पिता कहा जाता है। नाभिकीय प्रोग्राम का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत सरकार ने 3 जनवरी 1954 में ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की थी। कहाँ, कब की थी? 1954 में ट्रॉम्बे परमाणु संयंत्र का स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अज्ञात भारतीय का जीवन चरित्र एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया था, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन। तो ये पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक ही क्यों पूछा गया? ये पुस्तक थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है, आप देख लीजिए इसका क्या हिस्ट्री आपको मैं बताता हूँ। तो ये पहले, सबसे पहले जो नीरज सिंह चौधरी थे, ये बांग्लादेशी के छोटे कस्बे किशोरगंज से बिलोंग्स करते थे, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। सोच लीजिए, अगर जो इंसान का डिजायर हो, मैं पहले ही बोल चुका, इंसान का डिजायर हो कुछ बनने का, कुछ करने का, तो उससे कोई इंसान, कोई भगवान तक नहीं हो सकता है। बस आपके पास मेहनत हो, कर्म करोगे ना भाई, तो फल तो मिलना ही है। लेट मिले, पहले मिले, जैसे भी मिले, मिलना है। तो ये जो नीरज सिंह चौधरी थे वो बांग्लादेश के थे और काफ़ी छोटे कस्बे से बिलोंग करते थे, काफ़ी गरीब इंसान थे। ठीक है, लेकिन अगर जो चाहे तो फिर तो हासिल वो किए। और इस पुस्तक को ब्रिटिश के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, और यह पुस्तक को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बुक में से एक बताया। ठीक है, तो ये अननोन जो इंडियन बायोग्राफी था इनका, तो ये इसको अपनी आत्मकथा के रूप में ये लिखे थे। ये था आपका 6 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो ये हमारे जो संविधान है, इसको बनाने में कितना दिन लगा था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग सबको आंसर देना है। ठीक है, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपके पास लेक्चर लेके आ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो भैया आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर जो आप मेहनत करोगे तब ना मजा आएगा। ताली एक हाथ से बजता है, कभी दोनों हाथ दीजिएगा तब ना ताली बजेगा। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ भैया, आप भी मेहनत करो, फिर मजा आएगा, काफ़ी मजा आने वाला है। तो जो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ये भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। सरकार के कार्यप्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए यह एक जीवंत दस्तावेज और अस्थायी स्रोत है। मतलब सरकार को भी एक लिमिट है ना भाई, अब गवर्नमेंट है तो कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके लिए भी संविधान है, आपके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको भी उसे फॉलो करना पड़ेगा। आप भी संविधान से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो ये जो संविधान बनाया गया है, सबके लिए रिस्ट्रिक्शन भी है कि आपका ये लिमिट है, बस लिमिट क्रॉस नहीं करना है। यह सरकारी संस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, स्वरूप, प्रक्रिया, शक्तियां और शासन व्यवस्था के लिए विधि मानदंडों बनाने और लागू करने के मार्गदर्शन का कार्य करता है। मतलब जो भी, अगर जो सरकार है, कोई भी सरकार का संस्था है, तो उनका एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको ये है, इस आर्टिकल के थ्रू ये काम करना है, यहाँ आपको ये करना है, यहाँ वो करना है, तो उतना ही करना है। अगर जो आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, जितना आपका पावर मिला उससे एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप उसको, आप कोई भी रूल को वायलेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप पे चार्जेस भी लग सकते हैं। तो संविधान जो है वो हमारा भारत का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, उसी को सब लोग फॉलो करते हैं और वही फॉलो करना भी चाहिए। नहीं करोगे भैया तो जेल जाओगे। तो जेल जाना पसंद है या कानून को फॉलो करना है, संविधान को फॉलो करना है? तो आप लोग देख लो। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान में डीएनए का विस्तृत रूप क्या है? यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म डायऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। और ये जो डीएनए क्या है उसके बारे में जान लीजिए। तो डीएनए एक अणु है जो 4 अलग अलग वस्तुओं से बना है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कैसे कैसे बनता है? आपका एडेनिन से बनता है, ग्वानिन से बनता है, थायमिन से बनता है और
साइटोसाइनिन से बनता है। तो ये आपका डीएनए का जो 4 अणु से बनता है जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये था आपका डीएनए के बारे में। एवं यह अणुओं का एक समूह है जो माता पिता के वंशानुगत गुणों को अनुवांशिक जानकारी के लिए उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपका जो मैं हूं, तो मुझे मेरे पास जो डीएनए है वो मेरे माता पिता से आया है, ठीक है। तो वो जो उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होगा, कुछ गुण होगा, वो मेरे में भी आएगा। उनका जो कुछ लुक्स है तो वो मेरे में भी आएगा। तो ये डीएनए के माध्यम से होता है। और सारे गुण तो नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ आते हैं। अपने वंशानुगत जो भी प्रभाव होता है वो सब लोग को होता है, तो डीएनए के थ्रू ही होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द राउटर फ्रॉटेस के नाम से जाना जाता है? द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द राउंडर फ्रॉटेस के नाम से जाना जाता है। तो ये चीन का जो महान दीवार है ना, इसको द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द राउटर फ्रॉटेस के नाम से जाना जाता है। ये जो किलाबंदी एक समूह है जिसे वर्तमान में चीन का दीवार के नाम से जाना जाता है। ये पूरा किला है, ठीक है, पूरा किलाबंदी है। मतलब आपको इतना महान दीवार है ना जिसको मतलब कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसको ये 3 नाम से जाना जाता है। चीन के पूर्व सम्राट किन शी हुइंग ने कल्पना के बाद चीन का दीवार बनाने में करीब 2000 साल लगे थे। ये जो वो पहले इमेजिन किए थे, ठीक है, जब सोचे थे, उसके बाद उनको 2000 साल वो चीन का जो महान दीवार उसको बनाने में लग गया। सोच लीजिए कितना विशाल दीवार होगा वो। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट के द्वारा नहीं किया गया था। अब 2000 साल तक चलता रहेगा कार्य। अब सोच लीजिए किसी इंसान, कोई भी इंसान 2000 साल तक जिएगा? नहीं जिएगा ना। तो इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि कई सम्राटों और राजाओं के द्वारा किया गया था। तभी ये चीन का महान दीवार संभव हो पाया। जब अनेक लोग इसमें मिलेंगे, अनेक लोग का माइंडसेट होगा, तो ना हर कुछ डेवलप होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी हमसे जुड़िए, आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप लोग भी बताइए क्या कमी रह रहा है, क्या खामी रह रहा है, क्या अच्छा कर रहे हैं, तब ना हम लोग अच्छा तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो ये आपका चीन का दीवार था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेबनाइजेशन धातुओं पर जस्ते की चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो उन्हें सुरक्षित रखती है। तो ये जो ग्लेबनाइजेशन है वो क्यों जस्ते पर चढ़ाया जाता है? तो इससे क्या होता है कि वस्तु में जंग नहीं लगता है, लोहा वगैरह में जंग नहीं लगता है। स्टील और लोहों को जंग से बचाने के लिए ये ग्लेबनाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत इस पे जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। इस पे जो लोहा होता है, जो स्टील होता है, उसको जिंक का लेप चढ़ाया जाता है और उससे जंग लगने से बचता है। तो ये ग्लेबनाइजेशन ये था, ठीक है, आप समझ गए होंगे, आई होप सो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप सागर दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो लक्षद्वीप है वो लक्षद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तरी हिंद महासागर का एक भाग है। जो लक्षद्वीप है यह उत्तरी हिंद महासागर का एक भाग है और इस जल क्षेत्र में भारत, श्रीलंका तथा मालदीव के समुद्री क्षेत्र भी सम्मिलित है। तीन राष्ट्र है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। यह केरल के पश्चिम में स्थित है। जो लक्षद्वीप सागर है वो कहाँ है? केरल के पश्चिम में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोल शास्त्र में दूरी को मापने के लिए किस लंबाई का मात्रा का प्रयोग किया जाता है? खगोल शास्त्र में दूरी को मापने के लिए, डिस्टेंस को मापने के लिए किस लंबाई का मात्रा का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रकाश वर्ष है जिसका यूज किया था, लाइट ईयर। क्या है, क्या नाम इसका? लाइट ईयर, ठीक है। इसका प्रयोग अनौपचारिक रूप से खगोल दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। 9 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इमेजिन कर लीजिए कितना होगा। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई। प्रकाश वर्ष वह होता है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 10⁻15 किलोमीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये आपका था 12 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। द मित्री मेंडलीव किस सिद्धांत की खोज किए थे? तो ये रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में खोज किए थे। आप लोग सबको पता होगा आपका आवर्त सारणी का खोज कौन किया था? दमित्री मेंडलीव ने खोज किया था। यह जो दमित्री मेंडलीव थे ये रूसी रसायन शास्त्री थे, ये रूस के थे, जिन्होंने आवर्त सारणी का खोज किया था। आप लोग सबको पता होगा। इसका आविष्कार इन्होंने 1869 में किया था। इन्होंने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने सारणी में व्यवस्थित किया था। उस समय जितना भी तत्व ज्ञात था उसको उस समय वो व्यवस्थित किए थे। तो ये दमित्री मेंडलीव के बारे में था, जो कि रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी के खोज किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 मुख्य तत्व कौन है? इसमें ऑप्शन में देख लीजिए। जो 4 मुख्य तत्व है वो आपका
कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन के बिना हम रह सकते हैं, लगता है आपको? हाइड्रोजन बिना रह सकते हैं? हाइड्रोजन क्या जल में होता है ना, हाइड्रोजन रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जानते हैं ना, तो इसके बिना रह सकते हैं। ऑक्सीजन बिना रह सकते हैं। ये जो तत्व है ये, और नाइट्रोजन, ये सब जो 4 तत्व है ये मुख्य तत्व है। इन्हें मुख्य जैविक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तत्व बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जिससे जीवन संभव बनता है। ये था आपका 14 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटीय मंदिर सोर टेम्पल कहाँ स्थित है? सोर टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यह जो सोर टेम्पल है वो दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है? महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव के राजा राज सिंह के शासन के काल में किया गया था। कौन? पल्लव वंश के जो राजा थे ना, उनका नाम था राज सिंह, और उसके शासन काल में इसका निर्माण किया गया था। जो सोर टेम्पल का निर्माण किया गया था। दक्षिण भारत में एकसम पत्थरों को काटकर और तराश कर बनाए जाने वाले प्राचीनतम मंदिर में से एक थे, और इसे वर्ष 1984 में, इसलिए तो इंपॉर्टेंट बन रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सोर टेम्पल कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, और 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसका शामिल किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो ये भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसका नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आप लोग आर्यभट्ट के बारे में सब लोग जानते होंगे। यह भारत के द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह था। मानव रहित उपग्रह यह था। इस उपग्रह को बेंगलोर के निकट पिन्या में इसरो के द्वारा तैयार किया गया था। इसरो के द्वारा यह तैयार किया गया था, लेकिन इसे सोवियत संघ में लॉन्चिंग स्टेशन कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन के द्वारा कास्पुतिन नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसे सोवियत संघ में छोड़ा गया था। ठीक है, सोवियत संघ में इसे प्रक्षेपित किया गया। किसे किया गया था? आपका कॉस्मोस 3M से। ठीक है, और इसका नाम था, जो वाहन था उसको कास्पुतिन नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आपका था आर्यभट्ट के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी लुईस माउंटबेटन के स्थान पर किसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो आप लोग सब जानते हैं इसका आंसर, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं। तो इसका आंसर सी राजगोपालाचारी है, जिन्हें माउंटबेटन के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 में भारत छोड़ने से पहले अपना उत्तराधिकारी के रूप में वल्लभ भाई पटेल के पश्चात दूसरी पसंद के रूप में राजगोपालाचारी को चयन किए थे। इनका दो पसंद था, एक वल्लभ भाई पटेल जी थे और एक राजगोपालाचारी जी थे। वल्लभ भाई पटेल को आपको गवर्नर बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने इससे अपने आप को डिनाई कर लिए, लेकिन राजगोपालाचारी का इस रूप में चयन किया गया था। राजगोपालाचारी थे इस पद पर जून 1948 से 1950 यानी 2 साल तक ये आसीन रहे। वह भारत के न केवल अंतिम गवर्नर जनरल थे, बल्कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर रहा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लेकिन बोलेगा भारतीय गवर्नर जनरल कौन है या अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, अगर बोलेगा ब्रिटिशर अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप लोग माउंटबेटन देना, और अगर बोलेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो ये आपका सी राजगोपालाचारी होगा। चलिए आप लोग ये बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग सबको पता होगा, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे बहुत समझदार लोग हैं। फादर ऑफ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जो भी रेवोल्यूशन हुआ आप लोग सबको पता होगा। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जानते हैं। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के रूप में भारत में विश्व के सबसे बड़े कृषि विकास की योजना को कार्यान्वित किया था। इस कार्यक्रम ने भारत को निम्न दुग्ध उत्पादन देश से उच्च दूध उत्पादन देश के रूप में परिवर्तित कर दिया। पहले दूध का उत्पादन भारत में बहुत ही कम था, लेकिन इस जो क्रांति आया, जो रेवोल्यूशन आया, उसके थ्रू ये भारत जो है वो सबसे उच्च दूध उत्पादन वाला देश बन गया। इवन वो 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इतना वो पहले सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन अमेरिका द्वारा किया जाता था, लेकिन इतना वो रेवोल्यूशन इतना कारगर साबित हुआ कि अमेरिका को भी वो ये पीछे छोड़ दिया। अमेरिका भी ये सरपास कर दिया। ठीक है, कुरियन को भारत का दुग्ध उत्पादन का रूप में जाना जाता है। क्या इन्हें बोलते हैं? भारत का दुग्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। सॉरी, भारत के दुग्ध पुरुष के रूप में कुरियन जी को माना जाता है।
चलिए, आपने अमूल के नाम तो सुना ही होगा। ये वो ब्रांड है जो डेयरी प्रोडक्ट्स के खासकर मक्खन के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं ये किसकी देन है? पता है आप लोगों को? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जी हाँ, दूध की कमी से जूझने वाले भारत को सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बनाने के पीछे इन्हीं का अहम भूमिका था। ठीक है, तो ये आप लोग का डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में था, श्वेत क्रांति के बारे में था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के स्टोरेज का टाइप है ये, जो डेटा को एक्सेस को रैंडम ऑर्डर में अति शीघ्रता के साथ में संभव बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस रैम का फुल फॉर्म क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, इतना कंप्यूटर के अंदर घुसेगा नहीं एग्जाम, हमको पता है। तो ये आपका रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित उपपरमाणु कण है। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज थॉमसन ने किया था। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूं। आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका एक ट्रिक है, ईट पर नाच। मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। ईट पर नाच। ठीक है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, ट फॉर थॉमसन हो गया, प फॉर प्रोटॉन हो गया, र फॉर रदरफोर्ड हो गया, न फॉर न्यूट्रॉन हो गया, और च फॉर चैडविक हो गया। अरे भाई, फिर से हट गया। चलिए फिर से मैं देता हूं, ईट पर नाच। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन जिसका खोज थॉमसन ने किए थे, प फॉर प्रोटॉन जिसका खोज रदरफोर्ड ने किए थे, न फॉर न्यूट्रॉन जिसका खोज चैडविक ने किए थे। तो ये ट्रिक है, ईट पर नाच। अगर मैं आशा करता हूं कि आपको अब एग्जाम में कभी भी ये तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था तो आप लोग कभी नहीं गलती करोगे, केवल माइंड में बैठा रहना, ईट पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड, न फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज करता। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी और बात है वो देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है, आप लोग सबको पता है। जिसके पास ऋणात्मक आवेश होता है, किसी भी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बराबर होते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों को संख्या उनके परमाणु क्रमांक 2 के बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रमुख भूमिका विद्युत चुंबकत्व तथा तापीय चालकों में होती है। तो यह था आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ था? यह 1991 में भारत का आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की पहुंच आर्थिक स्थिति रूप में स्थापित करना था। इसी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र जैसे बाजारीकरण का विकास होना तथा विदेशी निवेशों को बढ़ावा देना, इसी के कारण यह प्रभावी हुआ। आपका जो 1991 में भारत के आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यह था आपका 21वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? यह एक प्रकार का म्यूजियम है, संग्रहालय है। लेकिन पहले क्या था ये, इसके बारे में जानते हैं। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल पहले है कहाँ? तो आपका वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, आप लोग सबको पता होगा। मैं पहले भी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। यह ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया था, इसीलिए इसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल रखा गया। ये जो आपका मेमोरियल है ना, जो म्यूजियम है ना, ये ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया था, जिसे अब संस्कृति मंत्रालय द्वारा म्यूजियम तथा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है। तो यह था आपका विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि एक म्यूजियम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्फ्यूशस कौन था? तो ये कन्फ्यूशस एक चीनी दार्शनिक था, जो कि दार्शनिक भी थे, राजनीतिक भी थे, लेखक थे, अध्यापक, आप कह सकते हो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। समझे, दार्शनिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, लेखक भी हैं, अध्यापक भी हैं, क्या नहीं है भाई, सब कुछ तो यही है। इनके द्वारा चीन में अनेक पुस्तकों की रचना की गई एवं संपादन का कार्य भी किया गया, जो चीन के 5 शास्त्रीय रचनाओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीवी सिंधु कौन है? तो पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो अब पीवी सिंधु के बारे में फैक्ट सीख लेते हैं। तो पीवी सिंधु 10 अगस्त 2013 को एकल खिलाड़ी के रूप में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी, जो कि इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता था एवं इन्हें 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत के
चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। ठीक है, चलिए आप लोग ये बताइए, ये तो चौथा सबसे बड़ा था, तो अब जो 3 बच गया, 3 जो रिमेनिंग है वो कौन कौन है। ठीक है, और उसका क्रम वाइज कि सबसे बड़ा सम्मान कौन है, उसके बाद कौन सम्मान है, उसके बाद कौन सम्मान है, ये 4th था, और उसके पहले 3 कौन कौन सम्मान है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ चुका हूं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जब आप पढ़ो तो एक कॉपी लेके रखो, जब ये लेक्चर देखो तो कॉपी लेके रखो और क्वेश्चंस वगैरह को नोट करते जाओ। वैसे से मैं पॉइंट बोलता हूं जो आपको नहीं पता है वो भी नोट करते जाओ, वो आपके एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते जाओ, लास्ट में उसको कमेंट में जरूर आंसर देना। ठीक है, ये था 24th क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्विन और हॉब्स किसकी कॉमिक रचना है। तो ये कैल्विन और हॉब्स बिल वैटसन का रचना है, जो कि एक कॉमिक बुक है, और जो ये बिल वैटसन थे ये एक कार्टूनिस्ट थे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक नहीं होगा, अब एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस 1970 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और आधुनिक पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। अब अच्छा ये देख लीजिए कि जो आपका पृथ्वी दिवस इस बार हुआ, जो 2020 में हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। 22 अप्रैल तो क्रॉस कर ही गया, तो इसका जो थीम था वो क्या है। एग्जाम में यही पूछा जा रहा है आजकल, मतलब ये नहीं पूछेगा कि आपका पृथ्वी दिवस कब मनाता है, ये पुराना पैटर्न था। अब नया पैटर्न क्या है कि पृथ्वी दिवस जो इस बार 25 अप्रैल को मनाया गया था उसका थीम क्या है। तो भाई आप लोग को थीम तो याद करना पड़ेगा, इवन आपको डेट भी याद करना पड़ेगा। तो जो ये इसका थीम था जो 2020 में मनाया गया, उसका था थीम क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। और जो पिछले साल जो ये था आपका पृथ्वी दिवस था, उसका थीम था प्रजातियों की रक्षा पर केंद्रित, यानी प्रजाति को रक्षा करने पर यह केंद्रित था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का विस्तार क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोग सबको पता होगा। और सीपीयू का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क मतलब दिमाग कहते हैं, और कंप्यूटर में जो भी चलता है वो सीपीयू के द्वारा ही चलता है, सीपीयू के थ्रू ही, जो भी सीपीयू को मतलब उसका दिमाग बोलते हैं सीपीयू को। ठीक है, ये था आपका 27 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर फंक्शन से उस पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष टू डायमेंशन मोशन को पहचान करता है। तो आप लोग कंप्यूटर सब चलाया होगा, जिन्होंने नहीं भी चलाया होगा फिर भी वो एग्जाम देते होंगे, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें तो कंप्यूटर पे एग्जाम देना ही है। सीबीटी जो भी होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप लोग को वहां देना ही होता है। तो ये माउस के थ्रू उसका डिवाइस को सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष टू डायमेंशन मोशन का पहचान कराता है। यानी आप लोग जब यूज करते हो देखते हो कर्सर काम करता है, ऊपर आपका कर्सर रहता है, तो वो जो भी कंट्रोल होता है, जो भी आपको टैप करना है, कुछ भी करना है, कहीं भी कोई फाइल खोलना है, वो आपको कुछ भी करना है तो वो माउस के थ्रू ही होता है। माउस आप ले जाओगे, वहाँ टैप करोगे, डबल टैप करोगे तो वो फाइल खुलेगा, आपको जो करना है वो करोगे, तो ये माउस के थ्रू इसका कंट्रोल होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 29 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। नीलंजन सुदेशन जो एक विख्यात भारतीय अमेरिकी लेखक है, उन्हें निम्नलिखित में लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इन्हें झुम्पा लाहिरी के रूप में जाना जाता है। इनका एक और नाम नीलंजन सुदेशन है, और जो इनका विख्यात नाम है उनका झुम्पा लाहिरी, जो सब लोग लोकप्रिय नाम है, जो सब लोग इसे जानते हैं। तो जो झुम्पा लाहिरी थे ये बंगाली थे। ठीक है, बंगाली थे, लेकिन वह भारतीय मूल की अमेरिकी साहित्यकार है। ठीक है, वो फिर आपके अमेरिका चले गए और फिर वहाँ के सिटीजनशिप प्राप्त कर लिए। तो ये जो है वो भारतीय मूल की अमेरिकी साहित्यकार है। इनके द्वारा इंटरप्रिंटर ऑफ मोलार्डीज बुक लिखी गई थी, जिसे 2000 ईस्वी में, सन 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो इनका बुक था इंटरप्रिंटर ऑफ मोलार्डीज, इसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया था, 2000 ईस्वी में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखते हैं, जीएसएम का विस्तारित रूप क्या है। तो जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यह यूरोपियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। यूरोपियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा यह विकसित किया गया है, जो कि 2G के डिजिटल सेलुलर नेटवर्क को मोबाइल फोन में यूज करता है। ठीक है, इसी के द्वारा यूज होता है। जीएसएम एसोसिएशन का अनुमान है कि दुनिया के 80% मोबाइल बाजार में इस मानक का उपयोग हो रहा है। ठीक है, इनका ये 80% मानना है, इनके एसोसिएशन के द्वारा मानना है कि 80% मोबाइल बाजार में इस मानक का उपयोग करते हैं। ठीक है, जीएसएम का महत्वपूर्ण योगदान रोमिंग में होता है, आपको सबको पता होगा। इसी कारण हम बिना सिम बदले कहीं भी आसानी से बात कर सकते हैं। जीएसएम के थ्रू ही हम लोग
बात कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का आज का 30 क्वेश्चन का लेक्चर। आप लोग को आई होप पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, लोगों में शेयर करो। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई कुछ तो आउटकम आना चाहिए, और आउटकम कैसे आएगा? आपके लाइक से आएगा, आपके कमेंट से आएगा, आपके शेयर से आएगा। तो भाई मैं अपना फ़र्ज अदा किया हूँ, आप अपना फ़र्ज अदा करो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।